हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो जावा डीएसी सीरीज का आज है डे नंबर 02 और आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जेडीके को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको अपना कोड आपकी सिस्टम पर चलाना है या कुछ कोड आपको डेवलप करना है तो उस उधर आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके। आगे हम देखेंगे कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअल में जेडीके क्या होता है, वो सभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जावा का पहले जैसे हमारा इंस्टॉलेशन जेडीके का हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जावा का पहला जो प्रोग्राम है वो हम टेक्स्ट एडिटर से कैसे करेंगे, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद उसे कंपाइल कैसे करते हैं, कैसे आप कमांड डालते हो, वो सभी मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। और क्लास की जो एनाटॉमी है उसको हर एक को मैं एक लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा कि हर एक वर्ड क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, पब्लिक के क्यों लिखते हैं, स्टैटिक का क्यों लिखते हैं, वॉइड मेन मेथड क्यों यूज करते हैं, उसको तो आगे देखेंगे कि हम मेन मेथड को क्यों यूज करते हैं। पर पहले इसके अंदर समझो कि जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका एक एक मीनिंग क्या है। जो बेसिक प्रोग्राम है वो मैं इधर आपकी उसकी एनाटॉमी पूरी एक्सप्लेन इधर करने वाला हूँ। उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉट क्लास और डॉट जावा फाइल में क्या डिफरेंस है। उन दोनों को कंपाइल करने के बाद जो कोड होता है वो दोनों में आपको दिखाने वाला हूँ। डॉट क्लास में बाइट कोड होता है जो हम समझ नहीं सकते, डॉट जावा के अंदर हम समझ सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। और लास्ट में आपको पूरा जेडीके का पूरा आर्किटेक्चर समझाऊंगा। जेडीके के अंदर क्या चीजें होती है, जेएम के अंदर क्या चीज होती है, जेआरई क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी चीजें मैं इधर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि जेडीके की इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है। जेडीके को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर के ऊपर जाना है और वहां पे जाके क्या सर्च करना है आपको, जेडीके डाउनलोड भी सर्च करोगे तो वहां आपको ओरेकल की सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से आपको चूज करना है। अभी जो मैक पे है उनको मैक के हिसाब से डाउनलोड करना है, लिनक्स पे है उनको लिनक्स के हिसाब से डाउनलोड करना है, विंडोज पे है उन्हें विंडोज के हिसाब से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड इंस्टॉल करके आगे की प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ता है, हम जाके वर्जन चेक करेंगे या हमारा पाथ अगर सेट नहीं हुआ होगा तो हमें वर्जन वो नहीं दिखेगा। पाथ अगर हमारा प्रॉपर सेट हो गया, बिन के अंदर जाकर पाथ कॉपी कर कर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाके कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। नहीं तो हम उससे पहले भी देख सकते हैं सीएमडी पे जाके जावा हाइफन वर्जन अगर आप डालोगे, हाइफन वर्जन डालोगे तो जावा का करंट जो वर्जन होगा वो आपको दिखेगा, या जावा सी हाइफन वर्जन अगर डालोगे तभी भी आपको करंट जो वर्जन हमने डाउनलोड किया है वो डायरेक्टली दिखेगा सीएमडी पे जाके आपको वो लिंक में। अगर वो वर्जन दिख गया मतलब आपका जेडीके क्या हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहले मैं इधर इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो क्या करेंगे, हम ब्राउजर पे जाएंगे, क्या करेंगे ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर के ऊपर जाना है। ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, जेडीके क्या जेडीके डाउनलोड आपको सर्च करना है। जैसे ही आप जेडीके डाउनलोड वहां डालोगे तो सबसे पहली वेबसाइट अपनी आ जाएगी ओरेकल की। वहां पे आपको जाना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखो इधर आपको दिखेगा कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसी हिसाब से मैं चलो वही मैं चूज करूंगा। और आपका लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो आपको इधर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो लेटेस्ट वाला जो होगा वो लेटेस्ट वर्जन इधर डायरेक्टली डाउनलोड हो जाए। चाहे तो इधर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं इसके अंदर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आ गया समझ में। तो अभी इधर ये अपना डाउनलोड शुरू हो गया है। तो डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। आ गया समझ में। ये जब तक ये डाउनलोड होता है तो मैं आगे की चीजें जो इसमें है वो आपको इधर समझाता हूँ। तो इधर देखो क्या है कि जावा का जो अभी करंट वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन, वो जेडीके मतलब जेडीके का जो करंट वर्जन है वो कौन सा है, 24 इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ द जावा एसी प्लेटफॉर्म। आगे समझ में। और जेडीके 21 इज द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब एलटीएस सपोर्ट कौन सा है, जेडीके 21 है। पर जावा तो बैकवर्ड कंपेटेबल है, मतलब कि पुराने वर्जन भी आप जो भी वर्जन चाहे वो डाउनलोड कर सकते हो और आपका कोड उधर चलने वाला है। आगे समझ में। तो जैसे अपना ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी देखो हमारा डाउन जेडीके है वो कंप्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, उसे इंस्टॉल करना है। तो इधर ही परमिशन मांग रहा है तो हम इधर परमिशन दे देते हैं कि उसको डाउनलोड करने की परमिशन दे दी है, अपने सिस्टम के अंदर उसे परमिशन दे दी। वैसे आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट करना है। उसके बाद देखो कि आप जो जेडीके है वो उधर डाउनलोड करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो कि क्लिक नेक्स्ट टू एक्सेस ट्यूटोरियल्स एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, वो अभी हमें नहीं चाहिए तो इधर क्या कर देता हूँ, मैं क्लोज उसे कर देता हूँ।
आगे समझ में। जैसे अपना ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप एक बार क्या करो, सीएमडी पे जाके चेक करो कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। अभी जो 24 था उस वर्जन को आपने इंस्टॉल किया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, जावा सी हाइपन हाइपन वर्जन में इधर डालता हूँ। तो आप देखो कि आपका जो भी वर्जन है, तो मैंने जो अभी डाउनलोड किया था 24 वाला जो वर्जन था वो अभी इधर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो जावा सी हाइपन हाइपन वर्जन दिखा, मतलब क्या है कि जेडीके मेरे सिस्टम के अंदर कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आ गया समझ में। तो ये जेडीके आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप कोई प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं या कोई एप्लीकेशन जावा के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो अभी नेक्स्ट जो है उसको हम एक वन बाय वन करके समझते हैं। अभी देखो हमें क्या करना है कि हमने ये तो देख लिया कि जेडीके को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पर जेडीके इंस्टॉल होने के बाद हमें जो मेन काम करना है कि हमें प्रोग्राम को लिखना है। प्रोग्राम को लिखकर हमें क्या करना है, रन करना है। तो जेडीके क्या कर देता है कि ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, उसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए टूल होते हैं, जैसे कि कंपाइलर। ये क्या होगा, टूल होगा। जावा सी जैसे हम लिखते हैं ना, वो क्या करता है, कंपाइल करता है कोड को। तो एक जेडीके के अंदर क्या करेगा, इसको आगे जब आर्किटेक्चर देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, पर इधर एक सिंपल में समझो कि जावा सी एक टूल होगा, क्या करेगा, कंपाइल करने के लिए यूज होगा। वैसे ही अगर आपने प्रोग्राम को रन करके सिस्टम के अंदर ही अगर देखना है तो क्या यूज होता है अपना, जेडीके के अंदर एक जेआरई वाला एक पार्ट होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो जावा रन टाइम एनवायरमेंट क्या करता है कि उसके अंदर क्या होता है कि रन जावा, आपने प्रोग्राम तो लिखा, उसे रन करने का काम कौन करता है, जेआरई करता है। और जेआरई के अंदर क्या होता है, जीवीएम होता है। जीवीएम क्या करता है, ये अलग अलग सिस्टम के अनुसार अलग होता है, क्योंकि ये सिस्टम के अपना जावा जो लैंग्वेज है क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर उस कोड को, अगर आपने मशीन को इंस्ट्रक्शन को समझाना है तो जेवीएम क्या करेगा, अलग अलग सिस्टम के अनुसार अलग अलग होगा, क्योंकि जेवीएम का काम ही है कि जो भी बाइट कोड के फॉर्म में कंपाइल होने के बाद जो कोड आया है उसे सिस्टम के अनुसार उसको इंस्ट्रक्शन देना। जो भी इंस्ट्रक्शन जावा के प्रोग्राम के अनुसार दिया है, जो भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए, प्रोग्राम आपने लिखा है, उसको कंपाइल हो जाएगा। वो कंपाइल होने के बाद हमें क्या करना है कि मशीन के अनुसार उसे समझाना है। तो मशीन के अनुसार अगर उसे समझाना है तो कौन काम करेगा, इधर जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम क्या करेगा कि उस जो भी बाइट कोड के फॉर्म में कंपाइल होने के बाद कोड आया है उसे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। आ गए समझ में। तो यही हम अभी देखो कि फर्स्ट प्रोग्राम में जब आपको करके दिखाऊंगा तो क्या करना होता है कि सबसे पहले अभी जो जो भी कुछ लिखा है उसके बारे में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। आगे हम और अच्छे से डिटेल में हर एक लाइन को, वर्ड को मैं समझाने वाला हूँ। अभी सिर्फ समझो कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि एक प्रोग्राम लिखो आप। आगे हम देखेंगे कि आईडीई का यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। अभी जो सिंपल सा हम टेक्स्ट एडिटर का यूज करके क्या करेंगे, उसके अंदर सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ड का प्रिंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले इधर आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा कि क्या किया है मैंने, एक एक क्लास बना दिया है, पब्लिक क्लास मेन नाम का एक क्लास बना दिया है। और जो क्लास का पहला वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। और जो क्लास आपने, मतलब ऐसा समझो कि जो क्लास आपने डिक्लेयर किया है उसके अंदर अगर मेन मेथड होगी, इधर देखो ये मेन मेथड आपको दिख रही है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ये आपको मेथड दिख रही है ना। नीचे आप देखो कि उस मेन मेथड होगी, जो मेन मेथड जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर की उसी का नाम हमें क्या देना पड़ता है, फाइल सेव करते समय देना पड़ता है। तो ये देखो आप क्या किया, मेन डॉट जावा, मतलब जो क्लास का नाम था सेम ही नाम मुझे लेना पड़ा, क्योंकि उस क्लास के अंदर मेन मेथड दी गई है। आगे सामने। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये क्या है, मेन मेथड है, इसको मेन नाम क्यों रखा गया वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अभी सिर्फ समझो क्या होता है इसके अंदर। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है ये आगे हम समझेंगे कि स्ट्रिंग का एरे, मतलब कैरेक्टर का एरे आपको इधर दिया होगा, और एआरजीएस मतलब क्या है, आर्गुमेंट इधर पास किए गए हैं। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसा आप समझ सकते हैं कि कमांड की तरह है। वो क्या कर रहा है कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर आप उसके अंदर लिखोगे वो आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। इससे पहले आपने सी सीपीपी पढ़ा होगा, तो सी सीपीपी के अंदर क्या होता था, सी आउट लिखकर हम क्या करते थे, आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आउटपुट दिखाना वो दिखा देते डबल कोट्स के अंदर। वैसे सी के अंदर क्या था कि प्रिंट एफ करके आप क्या कर रहे थे, जो भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना था वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डबल कोट्स के अंदर हम लिखते थे। वैसे जावा के अंदर अभी क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या प्रिंट ओपन ओपन पैरेंथेसिस के अंदर, क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे हम, डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड या हेलो जावा हम लिखकर क्या करेंगे, उस क्लोज पैरेंथेसिस कर देंगे और सेमीकोलन देकर वो लाइन किसके अंदर लिखेंगे, अपनी जो मेन मेथड होगी उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे। आगे समझने। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ, आगे हम और अच्छे से समझेंगे, तो इधर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इधर टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। अभी देखो सुबह मैंने किया था तो ये क्लास वाली फाइल थी, अभी मैं न्यू करता हूँ, इधर न्यू करता हूँ।
और जो भी कोड है अपना मैं इधर लिखने का ट्राई करता हूँ। कौन सा कोड था कि मैं अभी क्या करता हूँ, पब्लिक क्लास क्या करता हूँ जेके में इधर दे देता हूँ, पब्लिक क्लास जेके मैंने इधर दे दिया। वैसे आप देखो इधर टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोड लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर यहाँ से आप ज्यादा सीखते हो आगे समझ में। पर जब आप आईडी का यूज करेगा तो इनबिल्ट पूरी चीजें प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप क्लास का नाम ऊपर फाइल बनाते हो उसी समय अगर डिक्लेयर कर दिया तो डायरेक्टली ऑटो जनरेटेड कोड वहां आ जाता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको देखेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि मैंने एक क्लास बना दिया जेके नाम का। अभी मुझे क्या करना है, उस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को अभी इधर लिख देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक क्या होता है, कीवर्ड होता है स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो अपना स्ट्रिंग है उसका यस कैपिटल रखो स्ट्रिंग, उसके आगे क्या कर देता हूँ मैं अर्क्स में लिख देता हूँ। हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट करवाना है सिस्टम, सिस्टम का यस भी कैपिटल होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये लिखने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ हेलो। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि आपका जो मेन मेथड का कर्ली ब्रैकेट होगा उसे मुझे क्या करना है, इधर क्लोज कर देना है। अभी मैंने क्या किया, मेन मेथड का जो कर्ली ब्रैकेट है उसे क्लोज कर दिया। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, उसे सेव करना है। तो सेव एज में क्या करूंगा, इधर जाता हूँ और इधर क्या करता हूँ जेके सेम टू सेम में रखता हूँ, और इधर क्या करता हूँ जेके डॉट जावा कर देता हूँ। जो मेन मेथड जिसके अंदर लिखी उसी क्लास का हमें क्या नाम इधर देना पड़ता है, सेम टू सेम नाम देना पड़ता है। तो जेके डॉट जावा करूंगा, ऑल फाइल्स करके इधर दे दूंगा और इसे सेव करूंगा। जैसे ही मैंने इधर सेव उसे कर दिया, सेव करने के बाद अभी क्या करता हूँ मैं, इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं इधर कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। क्या करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल। एक डेस्कटॉप के ऊपर क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अगर चाहे तो डायरेक्टली टर्मिनल ओपन कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सीडी डेस्कटॉप करके आगे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ अभी मैं, इधर मैं करता हूँ पहली जो अपनी कमांड होती है, अगर किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखने के बाद अगर आपको उसको कंपाइल करना है तो जावा के अंदर एक टूल प्रोवाइड किया गया है, उसका नाम क्या है, ये कमांड है ऐसा समझ सकते हैं, जावा क्या, जावा सी। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने जो फाइल का नाम है जेके डॉट जावा, उस फाइल का नाम आपको लिखना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखो कि कंपाइल होने के बाद आपको एक इधर देखो, इधर जेके डॉट क्लास नाम की फाइल दिखी, जनरेट हो गई, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि उस क्लास फाइल को हमें क्या करना है, कम रन करना है। क्या करना है, अभी तो बाइट कोड जनरेट हो गया, क्या हो गया, बाइट कोड जनरेट हो गया। अभी देखो आपको मैं दिखाता हूँ, वो क्लास फाइल को क्या करता हूँ, ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं नोटपैड के अंदर ही आपको दिखा दो कि वो दिखता कैसा है, मतलब कि बाइट कोड आपका कैसा जनरेट होता है। तो बाइट कोड आप देखोगे तो इधर देखो आपको कुछ भी उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा। वो क्या होगा कि कंपाइल होने के बाद आपका एक नई फाइल बना रहा है, वो उसका नाम क्या है कि सेम क्लास का नाम होता है वैसे बनाएगा। उसके आगे क्या लगेगा, जैसे जेके डॉट जावा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी, उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, एक बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसका एक्सटेंशन क्या है, जेके डॉट क्लास करके वो क्या करता है, उसको जनरेट कर देता है। आगे समझ में, ये बाइट कोड हमारे हमको समझ में नहीं आता। पर इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप जेडीके डाउनलोड करते हो तो जेडीके डाउनलोड करते समय आपके जेडीके के अंदर क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट होता है। अभी क्या हुआ, जो भी बाइट कोड आपका जनरेट हुआ है उसे हमें क्या करना है, रन करना है। तो रन करना है तो जावा रन टाइम एनवायरमेंट होगा, उसके अंदर क्या होगा, जेवीएम होगा। जेवीएम क्या करेगा, उस बाइट कोड को उस मशीन को क्या करेगा, मशीन को जो इंस्ट्रक्शन देने जो मशीन लैंग्वेज समझती है उसके फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, अपना जेवीएम करेगा। आगे समझ में, तो जेवीएम का काम होने के बाद आपको क्या होगा, मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, और मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा जनरेट होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को आपको आगे रन करके दिखा दो। तो रन करने के लिए क्या है, फिर से जावा आपको लिखना पड़ेगा। जावा लिखने के बाद फिर से अपना जो क्लास का नाम है उसको लिखना है। आगे समझ, जैसे मैं इधर जावा जेके लिखूंगा तो नीचे देखो आपको हेलो जेके, जो मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मतलब जो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, जो अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने दिखाया था वो अभी आपको इधर दिख रहा है। आगे समझ में, तो ये हो गया सिंपल सा प्रोग्राम। आप इसको जावा का पहला प्रोग्राम भी कह सकते हो कि क्या किया हमने, कि सिंपल सा मैंने आपको बताया कि कैसे नोटपैड के ऊपर कोड को लिखते हैं और कैसे हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है कंपाइल करने के बाद, और उस कंपाइल करने के बाद हम रन करने के लिए कौन सी कमांड यूज करती है वो सभी मैंने आपको इधर बता दिया। आगे समझ में, और ये जो मैंने नोट्स दिए उसके अंदर भी देखो मैंने पूरे स्टेप आपको ऐसे लिख दिए कि पूरे नोट्स भी पढ़ोगे तो भी आपका पूरा काम इधर बन जाएगा।
आगे समझ में? तो ये कमांड भी मैंने इधर लिख दी है। अभी हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, मतलब कि कंपाइल एंड रनिंग कैसे होते हैं। तो आप समझो, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसके मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए उसको फॉलो करके क्या करते हो, आप प्रोग्राम को लिखते हो। जैसे कि प्रोग्राम डॉट जावा करके आपने क्या किया कि उस प्रोग्राम को वहां लिखा। अभी क्या हुआ कि वो प्रोग्राम लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोग्राम तो आपने लिख दिया, पर आपके सिस्टम के अंदर क्या रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है या कोई प्रोग्राम आपको लिखना है या उसे रन करवाना है, तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम के अंदर जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपने क्या किया, उस जेडीके को भी इंस्टॉल कर लिया। जिससे आपने जेडीके को इंस्टॉल किया तो उधर क्या आएगा, वो जेडीके के अंदर एक टूल्स होगा। क्या होगा, टूल्स होगा। वो टूल्स क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम होगा, जो सोर्स कोड होगा, उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा। किसकी मदद से, जावा सी एक टूल्स होता है उसके अंदर, क्या करेगा, उसकी मदद से क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा। अभी कंपाइल करेगा मतलब क्या, होल कोड को कंपाइल करने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, जो हमारी डॉट क्लास की जो फाइल जनरेट हो रही थी, मतलब क्या एक बाइट कोड के फॉर्म में जनरेट होगी, जो हमें समझ में नहीं आता। उसे कौन समझ सकता है, सिर्फ जेवीएम उसे समझ सकता है। आगे समझ में, जेवीएम उसे समझ सकते हैं। तो देखो इधर प्रोग्राम डॉट जावा हमने बनाया, जावा कंपाइलर क्या करेगा, उसे कंपाइल करके प्रोग्राम डॉट क्लास के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा, मतलब बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अभी मुझे क्या करना है कि उसे मशीन को समझाना है, क्योंकि हमें तो नहीं समझ में आ रही, मशीन को भी बाइट कोड नहीं समझ में आएगा। अगर मशीन को वो बाइट कोड समझाना है तो बीच में कौन काम करेगा, जेवीएम काम करेगा, जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या करेगा, जो भी आपका बाइट कोड जनरेट हुआ है उसको क्या करेगा, फिर से रन करके उस बाइट कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो मशीन क्या कर सके, समझ सके। आगे समझिए, जो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मशीन को दे देगा, तो क्या वो समझ लेगा कि ये इंस्ट्रक्शन की मतलब कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब कि ऐसा समझ लेगा कि आउटपुट स्क्रीन पे हेलो जेके ऐसा मैसेज दिखाना है, वो कंप्यूटर का समझ में आ जाएगा। जावा क्या करेगा, जेवीएम उसे एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन दे देगा। जैसे इंस्ट्रक्शन दे दी तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, जैसे जावा और उस क्लास का नाम आप जब लिखोगे तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हेलो जेके आपको देखने को मिलेगा। आगे समझ, ये पूरा प्रोसेस है कंपाइल एंड रन करने का। आगे समझ। नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि एनाटॉमी ऑफ क्लास। अभी क्लास की एनाटॉमी हम जो लिख रहे थे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो कि मतलब पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, क्लास का नेम आपने दिया है। अभी इधर मैंने मेन दिया था, नहीं जेके दिया था, उससे पहले मेन दिया था। इधर अभी इधर देखो अलग नाम, मतलब कि क्लास का नाम है माया, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। आगे समझे। और ये पब्लिक मतलब क्या, उस क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जहां भी आप पब्लिक लिख रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, उस मेथड को या क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है। आगे हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर के अंदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के साथ भी आप लिख सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगा उसको। और ये क्लास मतलब क्या है, दिस इज द क्लास, क्लास का नेम है। और माई ऐप मतलब क्या, कि माई ऐप क्या क्या उस क्लास का एक नाम है। अभी आपको क्लास हो गया, एक माई ऐप क्या होता है, वो कई सारी चीजें आपको इधर समझ में नहीं आई होगी, पर हम जब अपना स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से, पूरा वेरिएबल हो गया उसके बाद क्लास की कंसेप्ट में आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर वो यूज ही होने वाली। और जब वो भी स्टार्ट होगा तो और अच्छी तरीके से मैं आपको उधर समझाने वाला हूँ। अभी सिर्फ इधर समझो कि सिंटेक्स कैसे होता है, उस सिंटेक्स को समझो, और कैसे कंपाइल होने के बाद अपनी फाइल या कैसे अपना कोड रन होता है उसको सिर्फ समझो। ये होने के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है कि अगर आपको कुछ काम करवाना है या आपको आउटपुट दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उधर मेन मेथड के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है या उसे इनिशिएट करना पड़ता है, या डायरेक्टली आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाना है वो डायरेक्टली दिख सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मतलब क्या है कि ये आउटपुट दिखाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। आगे समझिए, आउटपुट दिखाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इधर देखो आप कि सबसे पहले क्या किया, पब्लिक क्लास, जो क्लास का नेम है उसके आगे मैंने क्या किया दिया, एक करली ब्रैकेट इधर दिखा दिया, ओपनिंग करली ब्रेस होता है, जो क्या होता है अपना जो क्लास डिक्लेयर किया उसका उसको क्या करता है, इनिशिएट करना, मतलब ओपन करना काम कौन करता है, वो करली ब्रैकेट पहला करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर मेन मेथड को लिखते हैं। पब्लिक मतलब क्या, कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसा कीवर्ड है जिसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। आगे हम देखेंगे डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगी स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर ही होगा। वाइड मतलब क्या, रिटर्न टाइप आप उसे कह सकते हो। रिटर्न आपने सीटीपी अगर पढ़ी होगी तो रिटर्न टाइप मतलब वाइड मतलब क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, और अलग भी वर्ड उसके अंदर यूज करते हैं। अगर कोई वैल्यू अगर आपको रिटर्न करनी तो आप इंटीजर लिख सकते हो, आगे हम देखेंगे उसको। मेन मतलब क्या, वो मेथड का नाम है। मेन जो एक एंट्री पॉइंट होता है वो हमेशा हमें लिखना ही पड़ता है। हर एक के अंदर मेन मेथड का नाम मेन ही होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे कि उसका नाम मेन ही क्यों रखा। अभी आप समझो सिर्फ मेन क्यों दिया गया है। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग उसके आगे एरे मतलब क्या, कैरेक्टर का एक एरे आप समझ सकते हो, उसको क्या किया एज एन आर्गुमेंट यहाँ दिया गया है। और अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।
और अभी मैंने क्या किया, जो मेथड है वो मेथड होने के बाद हमें क्या करना है, उसके साथ ही फिर से उस मेथड का कर्ली ब्रैकेट इधर स्टार्ट हो जाएगा। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें दिखाना है वो किसके साथ दिखाएंगे, अगर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मैसेज दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, या सिंगल कोट के अंदर क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग हमें आउटपुट पे दिखाना है, जैसे वेलकम हमें आउटपुट पे दिखाना है तो क्या करूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करूंगा, वेलकम मैं इधर लिख दूंगा। जैसे वेलकम लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इधर उस पैरेंथेसिस को क्लोज करना पड़ेगा। वो क्लोज होने के बाद अपना क्या हो जाएगा, ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा, दो ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा, तीसरा भी ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा। आगे समझो, मेन क्लास का जो था वो कब क्लोज करना है आपको, जब आपकी मेन मेथड की ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे तब आपको मेन क्लास का जो करली ब्रैकेट है उसको क्या करना है, क्लोज हमें इधर करना है। आ गए समझ में। तो यही था उसकी एनाटॉमी, बेसिक प्रोग्राम से मैंने आपको समझाएगा। आगे हम एक एक करके हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमारी मेन डॉट जावा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो एक्सटेंशन होती है, हम क्या करते हैं कि जो जावा फाइल को अगर सेव करना है, जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से हम क्या करते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं। कंपाइल होने के बाद आपकी दूसरी एक फाइल जनरेट होती है मेन डॉट क्लास, वो हमें समझ में नहीं आती, एक बाइट कोड के फॉर्म में होती है, उसको कौन समझ सकता है, सिर्फ जेवीएम में उसे समझ सकता है। आगे समझ में। तो इन दोनों फाइल एक्सटेंशन के बारे में हम समझते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको एक एक करके अभी हम समझते हैं। अभी आप देखो कि हमारे जो सोर्स कोड है उसको कैसे सेव करते हैं, हम डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, और वो कंपाइल होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे डॉट क्लास फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमें समझना है कि डॉट जावा फाइल के अंदर एक्सटेंशन आप जब देते हो तो उसके अंदर क्या होता है, क्या कंटेंट होता है। तो जब आप डॉट जावा एक्सटेंशन देते हो तो उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, उसके अंदर जावा का सोर्स कोड होता है। और आपकी डॉट क्लास जब कंपाइल होने के बाद जो फाइल जनरेट होती है जावा, मान लो कि कोई भी जेके डॉट क्लास हमारी फाइल जब जनरेट हुई थी कंपाइल होने के बाद, तो क्या क्या हुआ था, वो जो फाइल जनरेट होती है उसके अंदर जो आपको कोड दिखा वो कौन सा कोड होता है, बाइट कोड होता है। उसको कौन समझ सकता है, सिर्फ जेबीए में उसे समझ सकता है, और उसे रन करके क्या करता है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर से कन्वर्ट कर देता है। लैंग्वेज लेवल देखोगे तो आप उसके अंदर आपकी जो डॉट जावा फाइल होती है उसकी लैंग्वेज लेवल देखोगे तो ह्यूमन रीडेबल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको ह्यूमन समझ सकता है। इसी लैंग्वेज के फॉर्म में क्या होता है, जावा का कोड लिखा होता है, डॉट जावा एक्सटेंशन लगाकर हम क्या करते हैं, उस कोड को लिखते हैं। और जो आपका बाइट कोड जनरेट होता है वो क्या होती है, लो लेवल मतलब जेवीएम रीडेबल कोड होता है। क्या होता है, जेवीएम रीडेबल मतलब उसे रीड कौन कर सकता है, सिर्फ जेवीएम उसे सिर्फ रीड कर सकता है। और अपनी जो डॉट जावा फाइल है वो किसके लिए यूज की जाती है, डेवलपमेंट के यूज के लिए। मतलब हम क्या करें, उसके अंदर कोड एक्चुअल में लिख रहे हैं, जो भी हमें एप्लीकेशन बनाना है उसके अंदर क्या करें, उधर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोड लिख रहे हैं और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा होता है। और आपकी जो डॉट क्लास फाइल होती है वो किसके लिए यूज होती है, सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती है, जिसको जेवीएम क्या करता है, रन करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और मशीन को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देने का काम वहां किया जाता है। और जो भी आपकी डॉट जावा वाली फाइल होती है वो हमेशा क्या होती है, एडिट कर सकते हैं, मतलब हमें जब भी चाहे जितना भी चाहे कोड हम उसके अंदर लिख सकते हैं। पर जो आपकी डॉट क्लास वाली फाइल होती है उसको हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो कंपाइल होने के बाद मतलब पूरा कोड सेव होने के बाद आप उसे कंपाइल कर रहे हो, और कंपाइल होने के बाद आपका क्या हो रहा है कि डॉट क्लास की फाइल जनरेट हो रही है। आगे समझने। और जो आपकी डॉट जावा फाइल है वो किसके लिए यूज होती है, हमेशा डेवलपर उसे यूज करते हैं। और इसको कौन यूज करता है, जो हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो जेवीएम होता है उसको क्या करते हैं, रन वहां की जाती है डॉट क्लास वाली फाइल। आई होप आपको डॉट जावा और डॉट क्लास के फॉर्म मतलब जेके डॉट जावा और जेके डॉट क्लास अभी पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इंटरव्यू के अंदर पहला ही क्वेश्चन अगर पूछा गया बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, तो वो आपको पूछेंगे कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेडीके क्या होता है। तो जेडीके जब भी आप इंस्टॉल करते हो, अगर आपको कोई एप्लीकेशन अगर बिल्ड करवाना है, तो जो भी आप इंस्टॉल करते हो ओरेकल वेबसाइट से, ओरेकल क्या करता है कि उस जावा के वर्जन को मेंटेन करने का काम करता है। और जावा का पहला वर्जन किसने लॉन्च किया था, सन माइक्रोसिस्टम नाम की जो कंपनी थी उसने क्या किया था, उसको इन्वेंट सबसे पहले किया था। तो जावा डेवलपर किट क्या होता है, मतलब जेडीके क्या होता है, उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो जेडीके ऐसा मान लो कि सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर अपना आता है जेआरई, और उस जेआरई के अंदर अपना क्या आता है, जेवीएम आता है। अब एक एक करके हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जेडीके क्या होता है। तो जेडीके एक सॉफ्टवेयर टूलकिट है जो जावा एप्लीकेशन बनाने, डेवलप करने के लिए यूज होता है। मतलब ऐसा समझो कि आपको कोडिंग करना है या जावा के अंदर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करवाना है, तो आपके सिस्टम के अंदर जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। जब जेडीके अगर इंस्टॉल होगा तभी आप उसको कंपाइल कर सकते हो या उसे रन कर सकते हो, या आप करना नहीं समझ सकते, मतलब आप कोई एप्लीकेशन वहां डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हो। आगे समझ। तो आपको अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करवाना है तो एक सॉफ्टवेयर का टूल किट जेडीके प्रोवाइड कर देता है। वो क्या करता है कि आपका कोड रन भी करवा देगा, जो आप मैन्युअली लिखोगे टेक्स्ट एडिटर के अंदर उसको रन भी करवा देगा,
और रन करवाने के साथ उसे एग्जीक्यूट करके मशीन को समझाएगा भी और आपके मशीन पे टेस्ट भी हो जाएगा। तो जेडीके एक ऐसा समझ सकते हो कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए एक टूल किट प्रोवाइड करने का काम या सॉफ्टवेयर टूल किट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? अपना जेडीके करता है। और जेडीके के अंदर क्या क्या होता है? तो जेडीके के अंदर आपका सबसे पहले होता है जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये क्या करता है कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी चीजें जैसे कि जेवीएम हुआ है, लाइब्रेरी हुआ है, उनको प्रोवाइड करने का काम करता है कौन करता है? जेआरई करता है। आगे हम और डिटेल में उसको समझेंगे। जेआरई क्या करता है कि जो भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उनको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? जेआरई करता है। और अपना जेवीएम होता है वो क्या करता है? जो भी आपकी डॉट क्लास वाली जो फाइल आई है, जो बाइट कोड आपका जनरेट हुआ है, उसे मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है कौन? जेवीएम करता है। और किसके अंदर होता है? ये आपके जेआरई के अंदर होता है। मतलब जेआरई के अंदर जेवीएम होता है और जेआरई किसके अंदर है? अपना जेडीके के अंदर होता है। आगे समझ, इधर देखो आप डायग्राम से आपको समझ में आई होगा सबसे पहले। नेक्स्ट आप देखो कि जावा सी। तो जावा सी क्या होता है कि ये कंपाइलर की तरह काम करता है। डॉट जावा फाइल को क्या करता है? डॉट क्लास में या बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? जावा सी करता है। और ये किसके अंदर आता है? जावा डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आपकी आ जाता है। आगे समझ। और किसके अंदर होता है? ये सभी चीजें जो टूल्स होते हैं वो भी जेडीके के अंदर ही आपको प्रोवाइड की जाती है। और जावा मतलब क्या? लॉन्चर। जावा प्रोग्राम को स्टार्ट और रन करने के लिए क्या उसका यूज होता है? जावा का यूज करते हैं। जब हमने रन किया था तब क्या यूज करते हैं? जावा। और उस क्लास का नाम जावा और जेके हम सिर्फ लिख रहे थे। और आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी उसके साथ प्रोवाइड की जाएगी। जावा डॉक्स वो क्या करता है? डॉक्स को जनरेट करता है। मतलब किसी और को अगर आपको कोड समझाना है तो उस कोड के साथ अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर दी जाएगी तो वो क्या करेगा? उसको जल्दी उसे समझ सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन आप कोड लिखने के बाद जनरेट करने का काम कौन करता है? आपका जेडीके के अंदर आपको वो सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज मतलब जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गया, एरे लिस्ट हो गया, स्कैनर हो गया, जो भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये सभी चीजें किसके अंदर होती है? अपने जावा डेवलपर किट के अंदर होती है। इसीलिए जेडीके को क्या कहा जाता है? सुपरसेट कहा जाता है। आगे समझ में ये हो गया अपना जेडीके के बारे में। उसका फॉर्मूला अगर आप समझोगे तो जेडीके का फॉर्मूला आप देखोगे तो जेडीके इज इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट जो टूल होंगे वो सभी इसके अंदर होंगे। आगे समझ में। अगर आपको सिर्फ जावा प्रोग्राम को रन करवाना है तो आप क्या करोगे? जेआरई इनफ है। मतलब अगर आपको ये जरूरत नहीं कि किसी एप्लीकेशन आपको कोई बिल्ड नहीं करना, मतलब आपके यूजर या मोबाइल यूज कर रहा है उसके अंदर जो भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर क्या होता है कि जेआरई होता है। वो क्या कर रहा है? जावा कोड को डायरेक्टली रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। उसे एग्जीक्यूट करके क्या कर रहा है? आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। मतलब वहां जेडीके की आपको जरूरत नहीं है। आगे सामने तो यही मैंने बताया था। उसके बाद हमें समझना है जेआरई क्या होता है। जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। अभी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, वो क्या करता है कि जावा को रन करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? जेआरई करता है। और उससे जेआरई के अंदर क्या किया जाता है? जावा एप्लीकेशन का डॉट क्लास वाली जो फाइल होती है उसको रन कर क्या करे? डॉट क्लास वाली जो फाइल है उसको रन करने के लिए क्या होता है? जेआरई हमें चाहिए। मतलब चाहिए वो जेआरई आप जेडीके मतलब आप जब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसे रन करने के लिए जेआरई हमेशा उसके अंदर होना चाहिए। पर जेडीके तो सभी चीजें प्रोवाइड कर ही दे रहा है। पर जेआरई एक्चुअल में क्या काम करता है कि ऐसा एनवायरमेंट आपको क्रिएट कर देता है जिसके अंदर क्या होगा? जीवीएम होंगे, अलग अलग लाइब्रेरीज होंगी, जो उसको सपोर्ट करने वाली लाइब्रेरीज होगी वो क्या करेंगे? उसके जेआरई के अंदर आपको दी जाएंगे। हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो एनवायरमेंट क्रिएट करना मतलब रनिंग एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए उसका यूज होता है। यहाँ जेआरई कोई भी कोड लिखने या कुछ कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज नहीं होता, उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जेआरई का यूज होता है। आगे समझ में। तो यही है कौन कौन सी चीजें होती है? जेवीएम। जेवीएम मतलब क्या? जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या करता है? अभी मैंने समझाया कि बाइट कोड को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का काम या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? जेवीएम करता है। सेट ऑफ लाइब्रेरीज, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होंगी? जावा की प्री डिफाइंड पैकेजेस जैसे कि जावा डॉट लर्न, जावा डॉट यूटिल, आगे हम समझेंगे इस पैकेजेस के बारे में, जो प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती है। सेट ऑफ लाइब्रेरीज या पैकेज इसके अंदर आती है आपकी, किसके अंदर आती है? जो मैंने अभी आपको बताया जेआरई के अंदर अपनी आती है। इधर देखो जेआरई के अंदर आपको दिख रहे हैं ना सेट ऑफ लाइब्रेरीज। वैसे अदर लाइब्रेरीज क्या होता है? अदर लाइब्रेरीज मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, क्लास लोडर्स हो गए, जेवीएम को सपोर्ट करती है। जो भी एग्जीक्यूशन के लिए सपोर्ट करने के लिए जो भी लाइब्रेरी चाहिए वो किसके अंदर होती है? अदर सपोर्टिंग लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर अपनी होती है। आई होप आपको जेआरई अब तक समझ में आ गया होगा, जेडीके भी समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट हमें जो देखना है कि जेआरई का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे जेडीके का फॉर्मूला था कि जेडीके इज इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, वैसे जेआरई का फॉर्मूला आप देखोगे तो जेआरई के अंदर क्या होता है कि जेवीएम प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरीज उसके अंदर होती है। जेआरई सिर्फ जावा प्रोग्राम को क्या करता है? रन करने का काम करता है। और जावा कोड को लिखने या उसे कंपाइल करने का काम ये जेआरई नहीं करता। मैंने पहले आपको बता दिया। तो ये सभी काम करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? जेडीके का यूज करते हैं। आगे समझे।
रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जब आप जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि इक्लिप्स हो गया, मिनक्राफ्ट हो गया इंस्टॉल करते हो तो सिस्टम में जेआरई होना चाहिए उसे रन करने के लिए। मतलब कोई भी आप कोड उसके अंदर लिख रहे हो और कोड को लिख रहे हो, पर कोड लिखने के साथ आपके सिस्टम के अंदर जेडीके के साथ जेआरई भी होना चाहिए, तभी आप उस कोड को रन कर सकते हो या टेस्ट वहां कर सकते हो। और डेवलपर्स के लिए हमेशा क्या चाहिए, जेडीके चाहिए, और जेडीके के अंदर जेआरई प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका काम उधर फास्ट हो जाता है। और आपकी जो भी जरूरी चीजें, मतलब आप जो कोड लिख रहे हो उसे कंपाइल करके आपका स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है कि नहीं वो उधर चेक भी कर सकते हो। आगे समझ में। और सेट ऑफ लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती है कि कोर लाइब्रेरीज होती है, क्या करती है, जो हर जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होती है, वो सभी लाइब्रेरीज इधर प्रोवाइड की जाती है। आगे देखेंगे हम लाइब्रेरी, जैसे कि जावा डॉट लॉन्ग हो गया, जावा डॉट यूटिल हो गया, वो कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज होंगे। जावा डॉट आईओ मतलब क्या, इनपुट आउटपुट हैंडल करने के लिए। जावा डॉट नेट मतलब नेटवर्किंग हैंडल करने के लिए। और जावा डॉट एसक्यूएल मतलब ये डेटाबेस एक्सेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। वो सभी लाइब्रेरीज अपनी जेआरई के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी और हम उसे डायरेक्टली अपने कोड के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे समझ। और ये जेआरई का ही पार्ट है। वैसे अदर लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि एपीजी कॉमन्स हो गया, गूगल गोवा हो गया, वैसे जैक्सन हो गया, हाइबरनेट हो गया, जे यूनिट हो गया। ये क्या एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती है, एडवांस जावा के अंदर आती है, आप उसको समझेंगे। एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती है जो डेवलपर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। जब भी डेवलपर को रिक्वायरमेंट होगी तभी उसको यूज किया जाएगा अदर लाइब्रेरीज। और वो क्या करता है कि आपकी जो जेवीएम एग्जीक्यूशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए मदद करने का काम कौन करता है, अपनी अदर फाइल्स ज्यादातर करती है। आगे समझ में। तो यही हो गया अपना जेआरई के बारे में। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना है कि जेवीएम, जेवीएम के बारे में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जेवीएम एक्चुअल में क्या है। तो जेवीएम एक ऐसा आप समझते हो वर्चुअल मशीन है। जब भी आप कोड को कंपाइल करते हो, जब आपकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, मतलब बाइट कोड जनरेट होता है, वो बाइट कोड ना हमें समझ में आ रहा है ना मशीन को समझेगा। तो उसे अगर मशीन के साथ समझाना है तो वहां कौन काम करेगा, अपना जेवीएम काम करेगा। जेवीएम क्या करेगा, उस डॉट क्लास फाइल को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के या मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा और मशीन क्या करेगा, उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। किसकी वजह से, जेवीएम की वजह से। अभी आप देखो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसके वजह से बनी, मालूम है, जेवीएम की वजह से। क्योंकि जेवीएम हर एक ओएस के अनुसार चेंज होता है। क्या होता है, जेवीएम हमेशा हर एक ओएस के हिसाब से चेंज होता है। एक बात आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखो कि जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी जावा की एप्लीकेशन अगर आपके लैपटॉप के अंदर भी चल रही, मोबाइल के अंदर भी चल रही, और कौन सा अलग डिवाइसेस होगा उसके ऊपर भी चल रही है, मतलब वो जेवीएम क्या कर रहा है, उसे सिस्टम को जैसा समझ में आए वैसा जेवीएम काम करता है। तो काम करता है तो जेवीएम भी अलग अलग होगा ना, तो जेवीएम भी अलग अलग होने लगा। आगे समझिए, जैसे जैसे आपकी डिवाइसेस चेंज होती रही, मतलब 60 अरब लोग आज के दिन में, 60 अरब डिवाइसेस आज के टाइम में क्या कर रहे हैं कि उस जावा लैंग्वेज का यूज वहां हो रहा है। तो जेवीएम भी अलग अलग होंगे ना, क्योंकि हर एक डिवाइस को हमें समझाना है, हर एक डिवाइस को अगर समझाना है तो वहां जेवीएम भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आगे समझे। अभी उस जेवीएम के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो डायरेक्टली बाइट कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो उसके अंदर होता है बाइट कोड का, मतलब फीचर्स आप देख सकते हो कि बाइट कोड का एग्जीक्यूशन, मतलब कि जो भी डॉट क्लास वाली जो फाइल है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करके, जेवीएम उसे एग्जीक्यूट करके क्या करता है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फीचर उसका है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपको जेवीएम हर ओएस के लिए अलग होता है। क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, हर ओएस के लिए अलग होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि 60 अरब डिवाइसेस आज के टाइम में जावा उस डिवाइसेस पे रन हो रही है, यूज हो रही है। तो ऐसी थोड़ी यूज हो रही है, हर डिवाइस का आर्किटेक्चर क्या होता है, अलग होता है। उसे आर्किटेक्चर न्यूट्रल हमारी जावा लैंग्वेज होती है, और आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं करता, पर कोई तो होगा ना उसे वो समझा रहा है उस मशीन को, वो होता है अपना जेवीएम। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब आपके जो पुरानी जो लैंग्वेज थी जब उस ट्रेंड में थी, सी और सी प्लस प्लस, वो क्या कर रही थी कि जब वो प्रोग्राम उधर एग्जीक्यूट हो रहा था तो वो आपके पूरे सिस्टम के मेमोरी का एक्सेस कभी भी ले सकता है। आगे समझ, उससे क्या हो रही थी, सिक्योरिटी, आगे हम देखेंगे सिक्योरिटी का इश्यू आ जाता था। तो सिक्योरिटी इश्यू को मैनेज करने के लिए जेवीएम आपका सबसे बड़ा बढ़िया है। और उस आप एक और समझो कि जो भी मेमोरी अनयूज है, जो भी मेमोरी अनयूज है उसको निकालने का काम एक फीचर्स होता है जावा के अंदर, गार्बेज कलेक्शन। हम आगे हम समझेंगे कि क्या करते हैं, जो भी अनयूज, जो भी मेमोरी एलोकेट हुए उसे क्या करता है, डी एलोकेट करने का काम वहां किया जाता है। आगे से वो किसके अंदर होता है, अपने जेवीएम के अंदर ही होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया कि सिक्योर एग्जीक्यूशन और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपका जेवीएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम के एक्सेस नहीं लेता, उसको स्पेसिफिक ही चीजें एक्सेस दी जाती है, और उसी स्पेसिफिक पार्ट में उसे एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, जेवीएम करता है। और मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करने का काम भी जेवीएम की वजह से होता है। मतलब जेवीएम थ्रेड को इफिशिएंटली मैनेज करता है, और जावा प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल चीजें को मैनेज करना, मल्टीपल टास्क को मैनेज करना एक ही प्रोग्राम के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। आगे हम और डिटेल में समझेंगे।
जेवीएम का फॉर्मूला आप देखोगे तो मैंने अभी बताया ना, कुछ चीजें फीचर्स के अंदर भी दी गई थी, आगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जेवीएम का फॉर्मूला आप समझो कि जेवीएम के अंदर क्या होता है कि बाइट कोड एग्जीक्यूटर होता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है और एक ओएस एडेप्टर होता है। तो बाइट कोड एग्जीक्यूटर मतलब मैंने अभी बताया कि डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने का मतलब कि मशीन को समझाने का काम कौन करता है, बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि वो भी जेवीएम के अंदर ही होती है अपने मेमोरी मैनेजमेंट की, जो भी चीजें अनयूज है उसे निकाल दो। गार्बेज कलेक्शन वो काम करता है, आगे हम समझेंगे कि फाइनलाइज मेथड क्या होती है, आगे हम जो ओओपी में समझेंगे तो गार्बेज कलेक्शन का पूरा एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम मतलब कि वर्चुअल सिस्टम की तरह काम कर रहा है, तो उसे स्पेसिफिक एक्सेस दिए जाएंगे, वो पूरे मेमोरी लोकेशन का एक्सेस नहीं लेगा, पूरे डेटा का अपने सिस्टम के अंदर जो डेटा है उसका एक्सेस वो नहीं ले सकता, तो सिक्योरिटी रीजन भी इसके अंदर आ गया। ओएस अडेप्टर मतलब कि हर एक ओएस के अनुसार वो चेंज होता है, पर हर एक ओएस को अडेप्ट करने की क्षमता किसके अंदर होती है, जेवीएम के अंदर होती है। आई होप आपको ये सभी चीजें इधर क्लियर हो गई होंगी। वो ये नोट्स है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, इसका जो डिफरेंस है वो आपको पूछा जा सकता है, तो सभी चीजें मैंने लगभग आपको बता दी कि फुल फॉर्म क्या होता है जेडीके का, जावा डेवलपर किट, जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, और जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ये सभी चीजें मैंने आपको लगभग पूरी बता दी। जेडीके के अंदर क्या होता है कि जावा प्रोग्राम्स को बनाने और उसे कंपाइल करने और उसे रन करने के लिए जेडीके का यूज होता है, और जेआरई क्या करता है, सिर्फ उसे रन करने का काम करता है, और जेवीएम क्या करता है, उस बाइट रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है, जेआरई करता है। और जेवीएम उस बाइट कोड का जो कंपाइल होने के बाद आपका बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल होती है उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने का काम कौन करते हैं, जेवीएम करते हैं। और आप देखो जेडीके के अंदर क्या होता है कि जेआरई भी होता है, डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं, जावा सी होती है, जावा डॉक्स होते हैं, सभी चीजें आपके जेडीके के अंदर होती है। और जेआरई के अंदर क्या होता है, अपना जेवीएम होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है, अदर लाइब्रेरीज जो सपोर्ट करने के लिए वो चाहिए, सभी लाइब्रेरीज अपने जेआरई के अंदर होती है। और जेवीएम मतलब कि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो अपना किसके अंदर आ जाता है, जेवीएम के अंदर आ जाता है। और कौन उसको यूज कर सकता है, फॉर जावा डेवलपर उसको यूज कर सकता है। जेआरई कौन यूज कर सकता है कि जो जिसको एप्लीकेशन सिर्फ एग्जीक्यूट करना है वो कौन यूज करेगा, जेआरई को यूज करेगा। और अपना इंटरनली अगर आपने जेआरई अगर यूज किया तो जेवीएम ऑब्वियसली उसके अंदर होगा, क्योंकि वही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन समझाने का काम कर रहा है। कंटेंट्स कंपाइलर, कंपाइलर किसके अंदर होता है, कंपाइलर सिर्फ अपने जेडीके के अंदर होता है, ना उसे जेआरई के अंदर जरूरत पड़ती है, ना उसे जेएम के अंदर कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। जेवीएम किसके अंदर होता है, जेवीएम अपनी जेडीके के अंदर ही होता है, जेआरई के अंदर भी होता है, और जेवीएम खुद के अंदर नहीं होता है। आगे से खुद का कंपोनेंट जेवीएम नहीं है, उसके अंदर मैंने अभी बताया कौन कौन सी कंपोनेंट है। बाइट कोड एग्जीक्यूटर था, मेमोरी मैनेजर था, सिक्योरिटी सिस्टम या ओएस एडेप्टर उसके अंदर होती है। आगे समझे, कैन रन जावा कोड, कौन कौन रन कर सकता है, तो तीनों जावा कोड को रन कर सकते हैं। कंपाइल कौन कर सकता है, सिर्फ जेडीके उसे कंपाइल कर सकता है, जेआरई और जेवीएम क्या कर सकते हैं, उसे रन या एग्जीक्यूट करने का काम कर सकते हैं। आगे समझे, तो यही चीजें इसके अंदर। पर अब तक जो आपको समझा, तो जेडीके आपको क्या दिखाई नजर आया इधर, जेडीके मैंने पहले बता दिया कि ये सुपर सेट है, क्योंकि उसके अंदर जेडीके अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके साथ आपको जेआरई भी मिलेगा और जेवीएम भी मिलेगा, तो जेडीके क्या होगा, सुपर सेट आपको दिखेगा। और आपका जो जेआरई है वो जेआरई क्या है, आपका सुपर सेट है, किसका, जेवीएम का सुपर सेट है, क्योंकि आपका जेवीएम किसके अंदर होता है, आपके जेआरई के अंदर होता है। और जेवीएम क्या होता है, इनर मोस्ट सबसेट होता है जेडीके और जेआरई का। आगे समझे, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सुपर सेट है या कौन सबसेट है, ये सभी चीजें मैंने इधर आपको बता दी है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कई सारी चीजें थी, मैंने उसको पूरा इजी वे में बताने का ट्राई किया है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। उसके नोट्स भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक बार ये बेसिक्स आप समझ गए तो आगे की चीजें और भी इंटरेस्टिंग बनती चली जाएगी। बाकी कंपैरिजन में मुझे जावा स्पेशली बहुत पसंद है, क्योंकि उसको पढ़ाने में भी अलग तरीका है और उसको अच्छे से समझ में अगर चले, एक एक करके अगर समझने चले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जावा। आगे समझ में, तो जावा का अभी 2 लेक्चर हो चुके हैं, आगे हमें 200 दिन तक ऐसा कंटिन्यू रखना है, 200 या 250 दिन तक हमें ये कंटिन्यू रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा मोटिवेशन उसी से बना रहेगा कि लाइक हो गए, कमेंट्स हो गए, व्यूज हो गए, इसी के ऊपर मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भी चीजें मैं फ्री में दे सकता हूँ, आगे हमें बहुत सारी चीजें फ्री में देना है। वेब डेवलपमेंट है, टूल्स जनरेटिव है, सिस्टम डिजाइन, पाइथन के ऊपर जितने भी सारे कोर्सेज है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आने वाले 2-3 साल में पूरा मैं इस चैनल पे फ्री डिलीवर करने वाला हूँ, और सभी चीजें क्वालिटी के साथ डिलीवर की जाएंगी। आगे समझ में, तो आपको ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। यहाँ मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि आज से मैं इसके ऊपर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस चैनल के ऊपर डिलीवर करने वाला हूँ। यहाँ में मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर मुझे कनेक्ट करो, और जो भी आप डेली मेरे साथ जर्नी, जो मेरा वीडियो देख रहे हो उसको लिंक्डइन पे हमेशा पोस्ट करो, क्योंकि वहां आपकी प्रोफाइल बनेगी। अगर आपको किसी को दिखाना है कि आपने ये इतनी सारी चीजें रुचि है, इंटरव्यू के अंदर सिर्फ 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, उस 1 घंटे का इंटरव्यू के अंदर
आपको अगर वो लिंक्डइन की प्रोफाइल आप रेज्यूमे के अंदर मेंशन करोगे तो सबसे पहले क्या करेगा, उस आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखेगा। अगर आपने इतनी सारी चीजें उधर डेली अगर पोस्ट कर रहे हैं तो उसको समझ में आएगा ना इंटरव्यू को कि आप सच में बहुत कंसिस्टेंट है, या आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा उस पर आप इजीली काम कर सकते हो। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल मतलब सोशली आपको डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। तो लिंक्डइन पे आपको आ, जो भी लेक्चर देख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, सभी चीजें एक एक फोटो तो आपको उधर पोस्ट करना है। ये होने के बाद मैं उधर जरूर रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इधर मुझे फॉलो कर लेना है, कनेक्ट मुझे कर लेना है। आगे समझे? तो यही था इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारा वीडियो कल आएगा, तो उसके अंदर हम आईडी क्या होता है, कौन सा आईडी हम यूज करने वाले, वो सभी चीजें मैं समझाऊंगा, मेन मेथड क्यों यूज करते हैं, और आगे की जो भी चीजें वेरिएबल्स हो गए एक एक करके मैं डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।